वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां से निश्चित तौर पे एक प्रश्न आते हैं जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में तो बनते ही बनते हैं। किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न तो तय है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। सबसे पहले जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसे भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से भाग में? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक में इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, 36 से 51। तो आर्टिकल की बात की जाए तो 36 से 51 और भाग की बात की जाए तो भाग 4, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब आता है कि इन नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है इन्हें कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। याद रखेंगे, आयरलैंड से। कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के विचारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा इन नीति निर्देशक तत्वों पर। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो महात्मा गांधी जी के विचारों पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मुख्य विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये फैक्ट नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यदि पूछा जाता है तो ये टॉपिक कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अर्थात सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों की मुख्य विशेषता है राज्य के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या फिर राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो सिद्धांत है वे 3 विचारधाराओं पर क्या है? आश्रित है। एक है गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा है समाजवादी सिद्धांत और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। अब है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह वाद्य योग्य है। अब सवाल उठता है कि वाद्य योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या? अर्थात इसके विरुद्ध में कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखेंगे, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है कि वाद योग्य का मतलब क्या? वाद योग्य का मतलब होता है कि जिसे हम लोग न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती वह वाद योग्य नहीं होती। तो इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह वाद्य योग्य नहीं है। कौन? राज्यों का नीति निर्देशक तत्व। अब आर्टिकल 36 में क्या लिखा गया है? अब हम लोग आर्टिकल पर आते हैं।
राज्य की परिभाषा। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, याद रखेंगे। जिस प्रकार आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब क्या, देश, देश के अंदर में जितने सारे जो हमारे राज्य आते हैं, देश आते हैं, वे सभी इस राज्य के अंतर में आ गए। तो सीधी तौर पर कहा जाए, राज्य का मतलब हो गया हमारा संघीय गणतंत्र, भारत देश। तो अनुच्छेद 36 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा बताई गई है जो अनुच्छेद 12 में, जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा बताई गई है, वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में बताई गई है। तो अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा बताई गई है राज्यों के बारे में, वही परिभाषा है इस अनुच्छेद 36 में राज्यों के बारे में। तो अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। अभी ऊपर हमने देख लिया। तो इसका वर्णन कहाँ पे है, आर्टिकल 37 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। राज्य का कर्तव्य है इसे लागू करना, अर्थात राज्य का कर्तव्य है इसे लागू करना, इसके विरुद्ध कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है, यह वाद योग्य नहीं है। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 37 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 में के दो उपखंड हैं। अनुच्छेद 38 में दो उपखंड के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 38 के कितने उपखंड हैं, तो दो उपखंड हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद 38 के पहले उपखंड के अनुसार राज्य इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त किया सके। तो अनुच्छेद 38 के पहले उपखंड में लिखा गया है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सके, याद रखेंगे। अनुच्छेद 38 के दूसरे उपखंड में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 38 के दूसरे उपखंड के अनुसार राज्य लोगों की आय, अवसर और सुविधाओं की समानता को दूर करेगा। तो आर्टिकल 38 के दूसरे उपखंड में लिखा गया है कि राज्य लोगों की आय, अवसर और सुविधाओं की समानता को क्या करेगा, तो दूर करेगा। अर्थात लोगों की आय, अवसर और सुविधाओं, अर्थात एक ही अगर अलग अलग पद हैं तो राज्य उनके लिए अलग अलग वेतन की व्यवस्था करेगा। अगर अलग योग्यता है तो उनके लिए अवसर और सुविधाएं भी अलग होगी। आर्टिकल 38 के दूसरे क्लॉज में 44वां संविधान संशोधन 1978 जोड़ा गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यह जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है किस अनुच्छेद, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 38 के दूसरे क्लॉज में जो दूसरा उपखंड है उसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 को जोड़ा गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, वह कब जोड़ा गया, तो 1976 में, जबकि यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, याद रखेंगे। और इसी के अंतर्गत 38 के दूसरे क्लॉज में को जोड़ा गया। तो जो अनुच्छेद 38 का जो दूसरा उपखंड है उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। अब आते हैं आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। यहाँ से प्रश्न लगभग बनते हैं। तो अनुच्छेद 39 में 6 चीज़ों का वर्णन है। अनुच्छेद 39 में 6 चीज़ों का वर्णन है। पहला, राज्य प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो जो राज्य है अर्थात देश है,
प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। दूसरा है, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि वह अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में हो। तो राज्य जो है अर्थात देश भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि वह अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में हो। तीसरा है कि राज्य धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण होने से रोकेगा, अर्थात जो देश है वह धन और उत्पादन के साधनों का सेंट्रलाइज होने से रोकेगा, अर्थात किसी एक केंद्र के अंदर में किसी धन का यदि शक्ति हो, उत्पादन हो, तो इसको भी होने से वह रोकेगा। अर्थात राज्य क्या करेगा कि सभी लोगों तक धन की व्यवस्था करेगा, सभी लोगों के लिए उत्पादन की साधनों की व्यवस्था करेगा। अर्थात केंद्रीकरण होने से वह क्या करेगा, तो रुकावट डालेगा। राज्य स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, अर्थात एक ही पद पर स्त्री और पुरुष हैं तो दोनों को वेतन भी क्या मिलेगा, समान मिलेगा। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 39 में। अनुच्छेद 39 में लिखा गया कि राज्य स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, राज्य मजदूरी करने वाले स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य के दुरुपयोग को रोकेगा, साथ ही बालकों की अस्वस्थता के दुरुपयोग भी नहीं होने देगा। तो जो राज्य है वह मजदूरी करने वाले स्त्री और पुरुषों के स्वास्थ्य के दुरुपयोग को रोकेगा, साथ ही साथ बालकों की अवस्था का दुरुपयोग भी नहीं होने देगा। तो राज्य का कर्तव्य क्या है, आर्टिकल 39 में लिखा गया है, राज्य अर्थात देश, इसका कर्तव्य है कि मजदूरी करने वाले स्त्री और पुरुषों के स्वास्थ्य के दुरुपयोग को क्या करेगा, रोकेगा, साथ ही साथ बालकों की अवस्था का दुरुपयोग भी होने नहीं देगा। अर्थात जो बालक हैं उन्हें मजदूरी पे नहीं रखेगा, कोई भी ज़बरदस्ती बच्चों को नौकरी पे नहीं रख सकता, उनसे ज़बरदस्ती बलात् श्रम भी नहीं करवा सकता। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 39 में। एक चीज़ याद रखेंगे कि जो शिक्षकों का मामला है, तो शिक्षकों के मामले में जो बिहार सरकार है इस आर्टिकल 39 का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि आर्टिकल 39 में लिखा गया है कि किसी को भी यदि समान पद पर है तो समान वेतन देना पड़ेगा, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 39 का दुरुपयोग हो रहा है बिहार सरकार में शिक्षकों के मामले में। बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए एक अवसर को प्रदान करेगा। तो इतनी सारी बातें लिखी गई है आर्टिकल 39 में। अब देखिए, इस आर्टिकल 39 के दो उपखंड हैं। एक है आर्टिकल 39A, तो इसके दो उपखंड हैं। एक आर्टिकल 39A है अनुच्छेद 39A, जिसके अनुसार राज्य मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, अर्थात राज्य जो है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी या विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। अर्थात यदि कोई चाहता है कि उसके पास वकील के क्षमता जो है, वकील को रखने की क्षमता नहीं है, तो राज्य का कर्तव्य है, देश का कर्तव्य है कि वह मुफ्त में विधिक सहायता अर्थात कानूनी सहायता उसे उपलब्ध कराए। यह बात लिखा गया अनुच्छेद 39 के ए में। अब आता है अनुच्छेद 39A में एक और चीज़ जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 39 के ए में एक बात और लिखा गया कि 42वें संविधान संशोधन, अनुच्छेद 39A को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 39A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में लिखा गया है ग्राम पंचायत का गठन। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में क्या लिखा गया, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन 73वें संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायत के गठन का जो गठन अनिवार्य करके उसे 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया।
मगर शुरू में संविधान निर्माण के समय यह अनिवार्य नहीं था। तो संविधान निर्माण के समय ग्राम पंचायत का तो गठन हुआ, लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ तो ग्राम पंचायत के गठन करके इसे अनिवार्य रूप से 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। जब हम लोग इस ग्राम पंचायत के बारे में पढ़े थे तो हमने क्या देखा कि ग्राम पंचायत यह अनुच्छेद किसमें है, तो इसे अनुच्छेद 11वीं अनुसूची में 243 के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसमें कौन से संशोधन के अंतर्गत, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। लेकिन जब संविधान बनने के समय इसे अनिवार्य घोषित नहीं किया गया था। यह देश में लागू करना या न लागू करना, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं थी। अनुच्छेद 41 में लिखा गया है कि काम, शिक्षा और बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग के लिए लोक सहायता। तो अनुच्छेद 41 में लिखा गया है कि काम, शिक्षा, बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग के लिए लोक सहायता। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 42 में लिखा गया है काम की न्याय संगत और मानव के लिए उचित दिशा तथा प्रसूति सहायता। तो अनुच्छेद 42 में लिखा गया है काम की न्याय संगत और मानव के लिए उचित दशा तथा प्रसूति की सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 में लिखा गया है उचित मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल 43 में लिखा गया है उचित मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अब आर्टिकल 43 के 2 उपखंड हैं, इसके लिए 2 शर्त रखे गए हैं। तो क्या क्या हैं कि अनुच्छेद 43A के अनुसार उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भी भाग लेने का प्रबंध। तो अनुच्छेद 43A में लिखा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भी भाग लेने का प्रबंध है। याद रखेंगे। अनुच्छेद 43A को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके बाद है कि अनुच्छेद 43B के अनुसार सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देना। तो अनुच्छेद 43B में लिखा गया है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, उनको बढ़ावा देना। याद रखेंगे, उनको बढ़ावा देना। हालांकि जो सरकारी संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, उनका वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया है। इसे हम लोग आगे देखेंगे। अनुच्छेद 43B को 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। तो इम्पोर्टेंट है कि यह पूछा गया फैक्ट है कि जो आर्टिकल 43 का जो बी है, दूसरा उपखंड है, उसे कब जोड़ा गया, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसे जोड़ा गया। गांव के छोटे छोटे किसान अपने अपने ज़मीनों को मिलाकर खेती करते हैं और उसका लाभ आपस में बांट लेते हैं। इस कार्य को प्रेरित करने वाली संस्था सहकारी संस्था कहलाती है। इम्पोर्टेंट है। तो जो गांव के छोटे छोटे किसान होते हैं अपने अपने ज़मीनों को मिलाकर खेती करते हैं और उसका लाभ आपस में बांट लेते हैं। तो इस कार्य को जो प्रेरित करने वाली संस्था है उसे ही हम लोग सहकारी संस्था कहते हैं। अनुच्छेद 44 में लिखा गया है एक समान सिविल संहिता कोड। तो समान सिविल संहिता कोड का गठन करने का प्रावधान है अनुच्छेद 44 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 44 में लिखा गया है समान सिविल संहिता अर्थात समान सिविल कोड। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया फैक्ट है। समान सिविल संहिता का मतलब है एक समान कानून सभी धर्मों के लिए। तो समान सिविल संहिता का मतलब है सभी धर्मों के लिए एक समान कानून।
अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान। तो अनुच्छेद 45 में लिखा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यह भी पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में रखा गया, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। इसके बाद है अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा को 86वें संविधान संशोधन 2002 में लिखा गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह पूछा गया फैक्ट है कि यह जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख है और उनकी शिक्षा है, इसे किस संविधान संशोधन के अंतर्गत में लिखा गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में, याद रखेंगे, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। संविधान निर्माण के समय मूल भारतीय संविधान में लिखा गया था कि राज्य संविधान लागू होने के भीतर 10 साल के अंदर 14 साल तक के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो उसी को फिर 86वें संविधान संशोधन में संशोधित करके उसे अनुच्छेद 45 में डाल दिया गया। तो संविधान निर्माण के समय जो मूल भारतीय संविधान था उसमें लिखा गया कि राज्य जो है वह संविधान लागू होने के भीतर 10 साल के अंदर 14 साल के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो याद रखेंगे, पूछा जाता है कि कितने से कितने वर्ष के लिए बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 51(1) के अंदर में इसे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता का यह मूल कर्तव्य है कि उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत, याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया गया और इसके बाद इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 51(1) के अंदर इसे 11वां मूल कर्तव्य बना दिया गया। कौन सा 11वां मूल कर्तव्य बना दिया गया? और इसके अनुसार 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उनके लिए इन्हें शिक्षा का प्रावधान करें। तो इम्पोर्टेंट है कि यह जो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है उसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो आर्टिकल 20A में, और इसे मूल अधिकार बना दिया गया। और साथ ही साथ इसे अनुच्छेद 51(1) के अंतर 11वां मूल कर्तव्य के अंदर में इसे बना दिया गया। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और आर्थिक सहायता एवं सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा। तो अनुच्छेद 46 में एक बात और चीज़ लिखा गया है। अनुच्छेद 46 में क्या लिखा गया कि SC, ST और जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा, आर्थिक सहायता, सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, आर्थिक सहायता देना, साथ ही साथ सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 46 में। अर्थात अनुच्छेद 46 में SC और ST साथ ही साथ जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए वर्णन है। अब आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 के अनुसार लोगों के जीवन स्तर में सुधार
उनके पोषण स्तर में सुधार, उनके स्वास्थ्य में सुधार, साथ ही मदिरा, शराब और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध के बारे में वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 47 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 47 में लिखा गया है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, उनके पोषाहार में सुधार, उनके स्वास्थ्य में सुधार, साथ ही मदिरा, शराब एवं नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। याद रखेंगे। अनुच्छेद 48 में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 48 के अनुसार कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु उचित तकनीक का उपयोग एवं गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के बलि पर रोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु उच्च तकनीक का उपयोग एवं गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के बलि पर रोक। तो सीधे है कि कृषि एवं पशुपालन का वर्णन है आर्टिकल 48 में। याद रखेंगे। अनुच्छेद 48 में एक उपखंड है। तो अनुच्छेद 48 में एक उपखंड है जिसके अंतर्गत क्या लिखा गया? अनुच्छेद 48A के अनुसार, तो वह उपखंड कौन है? 48A, 48A। तो इसके अनुसार पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन में रहने वाले जीवों की रक्षा। तो अनुच्छेद 48 के पहले क्लॉज में लिखा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 48 के ए को। अनुच्छेद 48 के ए को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 के अनुसार विरासत स्थल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन है। अर्थात अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि हमारा कर्तव्य है कि विरासत स्थल, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें। इम्पोर्टेंट है। अर्थात जो विरासत स्थल है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और उस प्रकार की जो विरासत की वस्तुएं हैं उनके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन किया गया है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, मिलान करने के लिए भी यह आता है। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन किया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन का मतलब है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्र रखे, क्योंकि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी तो वह निष्पक्ष न्याय देगी। अर्थात न्याय पर सरकार का यदि नियंत्रण रहेगा तो न्यायपालिका अपना काम कैसे करेगी? वह निर्णय अपना सही ढंग से नहीं देगी। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन का मतलब है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्र रखे, क्योंकि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी वह निष्पक्ष न्याय देगी। अब अंतिम है, इस जो नीति निर्देशक तत्व है उसका अंतिम अनुच्छेद अर्थात 51। यह क्या कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने, दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण एवं समान संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करे। तो इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 51 में लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य है अर्थात देश का कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए, साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण और समान संबंध बनाए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करें। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न तो बनते हैं, तो कमेंट करें कि यह जो सेशन है कैसा लगा, और साथ ही साथ यह भी कमेंट करें कि क्या इस तरह से जो पढ़ने में जो डिजिटली पढ़ाई है क्या वह अच्छा लगा, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
ताकि अगली जो आने वाली वीडियो है उसकी सूचना आपको पहले ही मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।